Hello my dear students, today I will teach you 9th history chapter 2nd Russian Revolution। प्रीवियस वीडियो में मैं रशियन रिवॉल्यूशन के तहत रूस की क्या स्टेटस थी वहाँ का, ये सब के बारे में मैं बताई थी कि वहाँ के पीजेंट्स के क्या कंडीशन थे या वहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी क्या स्थिति थी। पीजेंट्स हम देख रहे थे कि पीजेंट्स वहाँ के जो शासक जार हैं, जार के लगाए गए टैक्स के अंदर वो बोझ से दबे जा रहे थे, और एक तरफ वर्कर्स जितने भी फैक्ट्री ऑनर थे उनके एक्सप्लॉयटेशन से यानी उनके शोषण से वो दबे जा रहे थे। तो इट मीन्स रूस में जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, वो इस स्थिति से अवगत होते जा रहे थे और वहाँ पर जगह जगह पर उनके आइडिया का एनलाइटमेंट होता है। ये तो हर रिवॉल्यूशन में होता है कि जिसमें कि मिडिल क्लास के जो इलाइट पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे पीपुल होते हैं, वो अपने आइडिया के दौरान जितने भी वहाँ पे लिटरेट एंड इलिटरेट पीपुल होते हैं सबका मार्गदर्शन करते हैं, और मार्गदर्शन करने के बाद फिर उस कंट्री को कहाँ ले जाना है अपने आइडिया से, तब वो अपने अहम भूमिका वहाँ पे निभाते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन में भी आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट हुआ था। तो किनका किनका हुआ था, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें डेमोक्रेसी के का आइडिया आ रहा था, अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो वेस्टर्न कंट्री वहाँ के थे यूरोप में, उनसे वो आइडिया मिलता जा रहा था, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले हो चुकी थी। वहाँ पे रिपब्लिक की चर्चा हो रही थी, लिबर्टी की चर्चा हो रही थी, फ्रीडम की चर्चा हो रही थी, ह्यूमन राइट्स की चर्चा हो रही थी। तो ये सब जो जितने भी राइट्स की चर्चा हो रही थी उनका भी इफेक्ट इस रिवॉल्यूशन पे पड़ता है। फिर रॉबर्ट ओवेन का, ये भी एक फिलोसफर है जिनका भी एनलाइटमेंट आता है कोऑपरेटिव कम्युनिटी के तहत, कि ऐसा कम्युनिटी का निर्माण किया जाए जो पीपुल के वेलफेयर में हो, पीपुल के बिहाफ पे ये वर्क करेगी। तो ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बारे में बता रहे थे। फिर है लुइस ब्लांक का, ये इन्हीं कोऑपरेटिव कम्युनिटी को इनकरेज करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है ये रूस के पीपुल के लिए अपना एक सही मार्गदर्शन कर रही है। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स का भी आइडिया आता है, यानी इनका भी इनलाइटनमेंट आता है। फिर व्लादिमीर लेनिन का भी इनलाइटनमेंट आता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें रशियन रिवॉल्यूशन में जो सबसे वाइटल रोल है इनलाइटनमेंट का, वो आपको कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन का है। तब समझे कि कार्ल मार्क्स कौन थे और व्लादिमीर लेनिन के कौन थे, इनके आइडिया किस प्रकार के थे। तो कार्ल मार्क्स, सबसे पहले कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी थी कि सारे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, नहीं तो जितने भी दुनिया के कैपिटलिस्ट हैं वो उनको जीने नहीं देंगे। और ये फिलॉसफी दिए थे कम्युनिज्म की, यानी कि ये दुनिया में एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना चाह रहे थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी इट मीन्स, मान लीजिए कि किसी कंट्री में 1000 पीपुल है, और इस पीपुल में जो यहाँ पे डाला गया है प्रॉपर्टी का, तो जैसे कि उधर मान लीजिए 100 पीपुल का जो प्रॉपर्टी है ये इक्वल टू होगा इधर 1900 पीपुल के। इट मीन्स ये सारे कैपिटलिस्ट होंगे और ये सारे वर्कर्स होंगे, यानी इनकी प्रॉपर्टी और इन सब की प्रॉपर्टी बराबर होती है। तो इट मीन्स किसी भी समाज में ये जो वेल्थ का या धन का जो डिवीजन है ये कैपिटलिस्ट की पॉलिसी होती है। लेकिन वो चाह रहे थे कम्युनिज्म, यानी कि समाज में सबके पास बराबर की संपत्ति हो, और ये कैपिटलिस्ट समाज में कभी भी संभव नहीं है। जब तक हम समाज को कम्युनिस्ट
में नहीं चेंज करेंगे, कम्युनिज्म की थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक समाज में एक रूपता, एक समानता नहीं आएगी। और जब समाज में एक समानता नहीं आएगी, समरसता नहीं आएगी, एक रूपता नहीं आएगी, तब तक उस समाज का, उस कंट्री का डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो ये कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे अपने एनलाइटमेंट से। जगह जगह पर मजदूरों को एकत्रित करके अपने स्पीच देते थे, उनको समझाते थे। फिर है ही वांट्स टू फ्री वर्कर्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कैपिटलिस्ट के द्वारा, पूंजीपति जिसको बोलते हैं, पूंजीपति के द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इनका जो शोषण हो रहा था, इनसे इनको दूर भगाना चाह रहे थे, उनके चंगुल से इनको निकालना चाह रहे थे। तो अब हम देखिए कार्ल मार्क्स की इस प्रकार की थ्योरी थी रूस में। फिर आगे देखिए दूसरा एक और फिलोसफर है जिनका की नेम व्लादिमीर लेनिन है। थोड़ा सा कार्ल मार्क्स की थ्योरी से हल्का सा चेंज है। किनका? तो व्लादिमीर लेनिन का। तो व्लादिमीर लेनिन ये भी किसी भी सोसाइटी के बिहाफ पर, उनके वर्कर्स के बिहाफ पर ही वर्क करना चाह रहे थे, लेकिन इनसे थोड़ा सा अंतर है कि ये समाज में समरसता, एक रूपता लाने के लिए सबको आगे बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन लेनिन का जो स्पीच था वो कह रहे थे कि अगर समाज के हर पीपुल सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहे तो ये संभव नहीं है। उस समाज के, उस सोसाइटी के पीपुल्स के तरफ से, यानी कि उनके बिहाफ पर डिक्टेटरशिप अपनानी होगी, यानी कि उसमें एक लीडिंग कैपेसिटी, यानी एक लीडर के रूप में बढ़ के हम उस पूरे समाज या सोसाइटी या कंट्री को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये दिए थे अपनी थ्योरी, जो दिए थे व्लादिमीर लेनिन, वो दिए थे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। इट मीन्स प्रोलेटेरिएट की तरफ से, यानी प्रोलेटेरिएट के बिहाफ पर उनको डिक्टेटरशिप अपनानी होगी। ये डिक्टेटरशिप नहीं जो कि हम किसी का दमन कर सके, वैसे डिक्टेटरशिप नहीं। ये डिक्टेटरशिप का मीनिंग है उस सोसाइटी के डेवलपमेंट से, और उस डेवलपमेंट तभी संभव है जब कि सत्ता कुछ लोग जो कि उनका लीडिंग कर सके, लीडिंग पर्सन हो, वैसे लोगों के हाथ में लेकर के सबको साथ में खींचे। यहाँ प्रोलेटेरिएट का मीनिंग है वर्कर्स से। तो इसलिए अब ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कार्ल मार्क्स की थ्योरी से हल्का इनका थोड़ा सा स्पीच अलग है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट इस प्रकार हम देखते हैं कि सोसाइटी में जगह जगह एक ग्रुप बना करके व्लादिमीर लेनिन एक लीडर, एक लीडिंग पर्सन के रूप में आगे आते हैं। तो जगह जगह एक ग्रुप बनना शुरू हो गया, एक पार्टी का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ है, सबसे पहले जिस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था उसका नाम है RSDP, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इस पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी के गठन में जितने भी इनके मेंबर थे वो मिडिल क्लास पीपुल के, इलिटरेट पीपुल, अनलिटरेट पीपुल, सारे जितने भी पढ़े लिखे अनपढ़ जितने भी लोग थे सारे इस RSDP के मेंबर थे। इसमें कुछ लिबरल पीपुल भी थे, कुछ रेडिकल पीपुल भी थे, और इनके जो लीडिंग का काम कर रहे थे वो व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे। अब है इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1819, इस RSDP का जो फॉर्मेशन हुआ 1898 में, और इन RSDP पार्टी का जो गठन हुआ इसमें किनका आइडिया था, तो किनकी फिलॉसफी थी, तो इसमें कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों के थेसिस को मिलाया गया था। इट मीन्स फिलॉसफी ऑफ मार्क्स एडेड टू बाय लेनिन, इट मीन्स मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, यानी कि कार्ल मार्क्स की भी थ्योरी थी और लेनिन की भी थ्योरी थी। इट मीन्स इस RSDP में दोनों पार्टी के थेसिस को मिलाया गया था। अब देखेंगे ये जो RSDP का गठन हुआ ये किन के लिए काम कर रही थी, तो लुक्ड आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, यानी वर्कर्स को जिसमें उनको बेनिफिट हो सके, जिसमें उनका डेवलपमेंट हो सके, उस काम को देखने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ, ताकि इसके तहत यानी कि उस कंट्री में जीने वाले जितने भी पीपुल हैं उसका कम से कम एक्सप्लॉयटेशन हो, शोषण जो कैपिटलिस्ट के द्वारा शोषण हो रहा था वो शोषण ना हो सके। अब हम देखेंगे कि
अब डिवाइड इनटू टू फैक्शंस। अब ये आरएसडीपी कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इस पार्टी में डिवीजन हो जाता है। ये पार्टी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। 1903 में फॉर्मेशन तो हुआ 1898 में, लेकिन 1903 में ये स्प्लिट कर जाता है, ये टूट जाता है दो भागों में। एक ग्रुप को कहते हैं बोल्शेविक्स ग्रुप और दूसरे को कहते हैं मेंशेविक ग्रुप। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में भी जब रिवोल्यूशनरीज लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए जिस ग्रुप का निर्माण किए थे, आगे चल के वो ग्रुप दो भागों में स्प्लिट कर गया था। एक को नरम दल, दूसरा को गरम दल बोलते थे। तो ये यहाँ पर भी इसमें टू डिवीजन हो गया, एक बोल्शेविक ग्रुप, दूसरा मेंशेविक ग्रुप्स। अब दोनों के जो आइडिया थे उसमें भी कुछ डिफरेंसेस थे। अब यहाँ समझते हैं बोल्शेविक्स ग्रुप यानी बोल्शेविक्स का मीनिंग तो होता है मेजोरिटी, लेकिन ये मेजोरिटी में थे नहीं। इसके जो मेंबर थे वो मेजोरिटी में नहीं थे, वो माइनॉरिटी में थे। इट मीन्स ये जो ग्रुप के जितने भी पीपुल थे वो थोड़ा सा रेडिकल थे, फंडामेंटलिस्ट थे। ये इनका आइडिया था कि मुझे चुनाव यानी कि इलेक्शन करवाना कोई जरूरी नहीं है, बस मुझे सत्ता मेरे हाथों में होनी चाहिए। तो इसमें जितने भी रेडिकल पीपुल थे वो इनके मेंबर बने हुए थे। अब देखते हैं मेंशेविक्स ग्रुप के क्या आइडियाज थे। तो मेंशेविक्स, वैसे मेंशेविक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है माइनॉरिटी, लेकिन ये मेंशेविक्स ग्रुप मेजोरिटी में थे। क्यों मेजोरिटी में थे? क्योंकि मेंशेविक्स ग्रुप में रहने वाले जितने भी पीपुल थे वो मेजोरिटी में थे, यानी कि इनकी अधिक से अधिक संख्या थी। क्यों? क्योंकि इसमें लिबरल्स पीपुल थे सारे, तो इनकी संख्या कम थी और इनकी संख्या ज्यादा थी। अब हम एक आगे हम इसमें देखेंगे कि बोल्शेविक ग्रुप्स का क्या फंक्शन है और मेंशेविक्स ग्रुप्स का क्या फंक्शन है, और बोल्शेविक्स के आइडिया में क्या डिफरेंसेज है और मेंशेविक्स के आइडिया में क्या डिफरेंसेज है। फिर इसी अब कल में और आगे जो इसके बाद जो हुई थी वो है आपको रूसो जापानीज वार। अब रूसो जापानीज 1904 और 5 में रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुई थी जिसका नाम है रूसो जापानीज वार। इस वार में डोमिनेंस ओवर मंचूरिया एंड कोरिया, मंचूरिया और कोरिया पे पहले जापान का डोमिनेंस था। ये मंचूरिया और कोरिया में जो पोर्ट ऑर्थर था, ये ऐसा पोर्ट ऑर्थर था जो कि सर्दियों में भी यानी कि विंटर सीजन में भी यहाँ पे बर्फ नहीं जमती थी, जिसके चलते इस पोर्ट से 12 महीने 12 महीने यहाँ पे व्यापार का काम होता रहता था। लेकिन रूस के पास ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं था जिससे कि वो 12 महीने व्यापार कर सके, ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं था। इसीलिए रूस के मन में हुआ कि हम इस मंचूरिया और कोरिया के अंतर्गत जो पोर्ट ऑर्थर है उनके ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित कर ले। बस रूसो जापानीज वार होते हैं जिसमें रूस की हार होती है और जापान जीत जाता है। ये सब अभी तक रूस की वहां की स्टेटस के बारे में ही दिया हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बोल्शेविक्स ग्रुप और मेंशेविक्स ग्रुप के बारे में चर्चा करूंगी और इसके बोल्शेविक्स ग्रुप और मेंशेविक्स ग्रुप को किस प्रकार रिवोल्यूशनरीज लोग रिवोल्यूशन करते हैं। तो इसके बाद जो रिवोल्यूशन होते हैं वो होता है 1905 का रिवोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 1905 का रिवोल्यूशन बताऊंगी। धन्यवाद।